नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, द टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम बाय मी भानु शर्मा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that do you have a long-term vision to achieve success? Unacademy brings you new batches starting from 7th of July 2021 to edge your exam preparations and help you with your journey. You can use the referral code ARPITA10 ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. Click on the link below to subscribe. Also, we have the Phoenix revision batch as well to boost the revision of UPSC 2021 aspirants. We have designed it in such a manner that in these 3 months we will be revising both pre and mains based syllabus in a test oriented manner. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses will be helpful for the aspirants preparing for the exam. The courses will be covered in bilingual Hindi as well as in English language, so do not miss this opportunity. Enroll now. The link is given in the description box. Also, the 1-year batches are also starting from 7th of July, plus the 2-year batches, the bilingual as well as in English language. Use the code ARPITA10 to get 10% discount on your Plus subscription. ARPITA10. आज के इस लेक्चर में बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। आपको इस स्कीम को समझने से पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी पड़ेगी एज फार एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज कंसर्न्ड। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इंडिया के सामने भी हम फेस कर रहे हैं एज फार एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, वो है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटरएक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, वेदर इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। बट आपको ये भी समझना होगा कि इसमें सबसे मेजर जो टूल मददगार है वो है स्टार्टअप कल्चर, जिसमें इंडिया के अंदर अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर को रेज करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो एक ऑब्स्टिकल है वो है आपका फंडिंग, यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट। आप कोई भी कंपनी अगर शुरू करते हैं, कोई भी अपना छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड काम अगर आप शुरू करते हैं, अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसमें आप और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात आती है फंडिंग की। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पाती है। अगर हम बात करें रेड टेपिज्म, करप्शन और इतने जो आपके लॉज हैं जिसमें लूप होल्स होते हैं, उन सभी को कर्व किया जा रहा है। रेड टेपिज्म और करप्शन अगर हम पिछले 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टार्टअप कल्चर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, स्पेशली आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो 2010 ऑनवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा। बट आपको समझना ही पड़ेगा कि जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इससे सबसे ज़्यादा मदद उन छोटे स्टार्टअप्स की होगी, उन छोटे कंपनीज़ की होगी जहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टार्टिंग में नहीं मिल पाती है। देखिए, अगर टायर 3 सिटीज़ की हम बात करें, रूरल एरिया की बात करें, वहाँ पर भी जो यूथ है वहाँ का, वो केवल जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब प्रोवाइडर भी बने। Financial assistance under this scheme will be provided to the startups for proof of concept, इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करेंगे अपने स्टार्टअप के थ्रू, उसके ट्रायल्स, उसके अंदर मार्केट एंट्री कैसे होगी, और आपका पूरा जो स्टार्टअप उसका कमर्शलाइजेशन एज पर दी मार्केट इन विच यू विल बी डीलिंग, वो कैसे होगा, उस सभी की मदद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के द्वारा होगी। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑन February 5, 2021, the Government of India made an official announcement about the approval of the scheme, and it has been approved for 4 years and was implemented with effect from April 1st, 2021। एक ऐसा महीना जब COVID-19 की जो सेकेंड वेव थी वो बहुत ज़्यादा पीक पे थी। अब इसको समझने से पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा सीड फंडिंग का कंसेप्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा ही जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसको आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपने एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करा, और उस बिजनेस या उस स्टार्टअप का जो मेन फंक्शन है वो हो सकता है इंसेंस स्टिक्स से हो, यानी कि इंसेंस स्टिक्स हो सकता है या कोई भी और छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है। बट ऐसे बिजनेस को आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आपने अपने साथ 5 पार्टनर्स को जोड़ा और उनमें से हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल 10 to 15,000 भी अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अराउंड
आपके 5 पार्टनर्स हैं तो 50 to 60-70,000 ही आप कैपिटल को जो है कलेक्ट कर पाएंगे। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको मशीनरी लानी है या इवन अगर प्रोडक्शन है या प्लस आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसे केस में भी आपको बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और स्पेशली इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। इसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे कहते हैं सीड स्टेज फंडिंग या फिर सीड फंडिंग। जैसे एक ज़मीन के अंदर आपको पहले बीज बोना होता है और उस बीज को आपको ग्रो करने के लिए पानी देना है, प्रॉपर सनलाइट देनी है, प्लस वेरियस फैक्टर्स। उसी तरीके से किसी बिजनेस को, चाहे वो एक छोटा बिजनेस क्यों ना हो, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उस मशीनरी को चलाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Generally, investors often get an equity stake in exchange for the capital invested, and in case the founders use their savings to start up a business, it is called as bootstrapping. अब आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि ज़्यादातर इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, ऐसे स्टार्टअप जो कि मिड कैप कंपनीज के से कम हैं, छोटे हैं, जो यूथ आजकल अगर हम बात करें टायर 2 सिटी के जो यूथ हैं या फिर टायर 3 सिटी के जो एडल्ट्स हैं जो अभी अर्ली 20s में हैं या इवन अर्ली 30s में जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, ऐसे केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की सीड फंडिंग स्कीम्स की वजह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आसान हो जाता है, तो लोग अपनी जो कंपनीज़ हैं उनको आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर ये कंपनीज़ आगे ग्रो करती हैं और फिर वो आगे अपना प्रॉफिट बनाती हैं, उनका टर्नओवर होता है, उसमें से प्रॉफिट होता है, ऐसे केस में जब उनके पास प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा री इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा किसी और चीज़ में लगाएंगे, और इसी पूरे प्रोसेस को जब अपने ही कमाए हुए बिजनेस के प्रॉफिट को ही अपने ऊपर यूज़ करके री इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। बट इसके लिए आपको समझना होगा बूट स्ट्रैपिंग के प्रोसेस के लिए भी एक बिजनेस के पास इतना ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए, सेल्स इतने ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए कि उनके पास पैसा हो और वो उसे बूट स्ट्रैपिंग में यूज़ कर सकें। स्टार्टिंग में बिजनेसेस के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो बूटस्ट्रैपिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले प्रोसेस में आता है सीड फंडिंग एंड देन कम्स योर बूटस्ट्रैपिंग। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑफिशियल मनी जो भी एक बिजनेस वेंचर या एंटरप्राइज रेज करता है। इससे जो कंपनी है उसे फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बिकॉज अगर कंपनी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट ये पैसा जो है, ये फंडिंग है, अगर ये नहीं आएगी तो जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत इजी एग्जांपल है, सपोज कीजिए आप किसी एफएमसीजी कंपनी को ओपन अप करना चाह रहे हैं, एफएमसीजी की जो कैटेगरीज है उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर आप सपोज कीजिए आप एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना चाहते हैं या एक बेकरी की कंपनी खोलना चाहते हैं। ऐसी केस में भी आपको मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि कितने ज़्यादा लोग कौन से तरीके की ब्रेड खा रहे हैं, किस तरीके का लोगों का टेस्ट है, क्या जो है वेट है, प्लस मार्केट के अंदर प्रॉपर प्राइसिंग किस तरीके से चल रहा है, लोगों की डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अब इतने सारे फैक्टर्स एक इंडिविजुअल अगर अपनी कंपनी शुरू करे और वो अपनी सेविंग्स ही लगाए जहाँ पर वो जॉब कर रहा है उससे या अपने बचे हुए पैसों से, ऐसे केस में मार्केट रिसर्च जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते, इसलिए सीड फंडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर मेनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन अ सीड फंडिंग सिचुएशन, जैसे कि फाउंडर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, या इवन वेंचर कैपिटल कंपनीज भी हो सकती हैं। इसमें से सबसे ईजी और सबसे ईजी नहीं बट कॉमन टाइप में अगर हम बात करें, सबसे कॉमन जो टाइप है वो है एंजल इन्वेस्टिंग, यानी कि एंजल इन्वेस्टर। देखिए, एंजल इन्वेस्टर वे लोग होते हैं विच टेंड टू अप्रिशिएट योर रिस्क योर वेंचर्स such as the startup with little way of proven track record so far and expect an equity stake in the company in exchange of their investment। ये ऐसा ही है कि आज एक छोटी कंपनी है लेकिन आपका सपना बड़ा है, इसलिए आप किसी एंजल इन्वेस्टर से आप बात करते हैं, आप अपनी डील फाइनलाइज करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और वो आपकी डील को मान लेते हैं और वो आपकी कंपनी, आपका जो आइडिया है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अब अगर वो आपको लाखों या करोड़ों रुपए की एंजल इन्वेस्टिंग के फॉर्म में मदद कर रहे हैं तो वो भी अपना इक्विटी स्टेक आपकी कंपनी में रखेंगे। ऐसे केस में आपके पास स्किल्स होने चाहिए कि आप सीड फंडिंग ले सकें। नाउ अबाउट दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एट द वेरी इनिशियल स्टेज, यानी कि सीड फंडिंग के प्रोसेस के दौरान। प्लस इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 years, यानी कि 2021 और 2022 का अगर हम ईयर काउंट करते हैं उससे आप इसको 4 years में एड ऑन कर सकते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 945 करोड़ रुपीज़ जैसे बड़े अमाउंट का कॉर्पस जो है वो डिवाइड करा जाएगा नेक्स्ट 4 years में टू प्रोवाइड सीड फंडिंग टू एलिजिबल स्टार्टअप्स थ्रू एलिजिबल इंक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया।
It is also expected that the Startup India Seed Fund Scheme shall help over 3,600 startups across the country. अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब्स निकालने से ज़्यादा या इवन प्राइवेट जॉब्स निकालने से ज़्यादा वाई दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस स्कीम एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम एंड ऑल्सो इंकरेजिंग द स्टार्टअप कल्चर. क्योंकि अगर स्टार्टअप कल्चर हुआ तो जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर का कल्चर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे लोग होंगे जो कि अपना खुद का काम करेंगे, इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी इंप्रूव होगा और इंडियन इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. प्लस अगर 3,600 स्टार्टअप्स को कवर अप करना है, इस आप समझ सकते हैं कि अगर 3,600 स्टार्टअप में से इवन इफ 3,000 स्टार्टअप्स और इवन लेस देन दैट इफ़ वो सीड फंडिंग के दौरान अच्छे से काम करने लग जाते हैं तो वो जॉब सीकर्स जो हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे जॉब गिवर्स में और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दी जा सकेगी. Now something more about this scheme. The scheme is in line with the Atmanirbhar Bharat campaign launched in May 2020. आप इस स्कीम को सोशल जस्टिस के पार्ट में भी, इस सोसाइटी के पार्ट में भी, इकोनॉमी के सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे के सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं एज फार एज योर मेंस एग्जाम इज कंसर्न. प्लस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए प्रीलिम्स एग्जाम. सीड फंड टू एन एलिजिबल स्टार्टअप बाय द इंक्यूबेटर शैल बी डिसबर्स्ड एज फॉलोज. पहला है अप टू ₹20 lakhs एज अ ग्रांट फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल्स. और दूसरा है अप टू 50 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पर मार्केट एंट्री, कमर्शलाइजेशन या बिजनेस को स्केल अप करना है थ्रू कन्वर्टेबल डेट और डेट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको कि डिबेंचर्स भी कहा जाता है. तो क्वेश्चन इज कि हमें इस तरीके की स्कीम की इंडियन मार्केट में ज़रूरत क्यों है. देखिए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम सफर्स फ्रॉम कैपिटल इनएडिक्वेसी इन द सीड फॉर्मेशन एंड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट स्टेज. इसलिए आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा, इवन इफ पहली बात तो आप कैपिटल इनएडिक्वेसी का सामना करना पड़ता है छोटे स्टार्टअप्स को. वो कंपनीज कभी बना ही नहीं पाते. लोगों के पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं बट वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाते हैं, वो कंपनी की फॉर्म में नहीं आ पाते हैं. मैकेनिज्म क्योंकि ग्रो नहीं कर पाता है बिकॉज कैपिटल ही नहीं है, फंडिंग ही नहीं है. अगर किसी ने अपने सेविंग्स के थ्रू या अपने मीन्स के थ्रू, एडवांसेस के थ्रू किसी ना किसी तरीके से अगर अपनी कंपनी खड़ी भी करी, स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, ऐसे केस में भी बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डेवलपमेंट स्टेज में मार्केट रिसर्च या प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसी चीज़ों में पैसा लगाएं, यानी कि उसको एक्सपेंडिचर उसका उठा पाएँ, ऐसे केस में होता यह कि वो कंपनी ज़्यादा देर चल नहीं पाती है और वो ख़त्म हो जाती हैं. फिर लोगों के मन में ये डर भी आ जाता है कि अगर हम स्टार्टअप खोलेंगे या अपना खुद का काम हम स्टार्ट करेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर घाटा होगा. इससे अच्छा है कि हम एक जॉब पर ही अपने आप को सेटल करें, जो कि बहुत ही गलत है. द कैपिटल रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज ऑफन प्रेजेंट अ मेक और ब्रेक सिचुएशन. जैसे मैंने आपको बताया फॉर स्टार्टअप्स एंड ज़्यादातर ये ब्रेक सिचुएशन ही है. अगर हम बात करें द सक्सेसफुल स्टार्टअप रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप रेशियो, जो कि मतलब फेल हो गए जो स्टार्टअप जो चल नहीं पाए, बहुत इसमें गैप है. अगर 100 में से हम बात करें, मोस्ट ऑफ द परसेंट 85 to 90% स्टार्टअप फेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. Now many innovative business ideas fail to take off due to the absence of this critical capital required at an early stage. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक इन्फेंट को या एक छोटे बच्चे को बर्थ के टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है और उसके बाद ये वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में, एडल्ट में ग्रो कर पाते हैं. उसी तरीके से कंपनी का भी यहाँ पे प्रोसेस है. अगर आपने पहला कैपिटल नहीं लगाया अर्ली स्टेजेस में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च में पैसा नहीं लगाया है और आप सोच रहे हैं कि इनोवेटिव है या मेरा आइडिया या केवल जस्ट बिकॉज माई आइडिया इज गुड इट विल सर्वाइव, इट इज़ नॉट गोइंग टू. नाउ सीड फंडिंग इज ऑफर्ड टू सच प्रॉमिसिंग केसेस देन दे कैन हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. अगर सीड फंडिंग स्टार्टिंग में होगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, यानी कि 1 और 1 11 जैसे आपने सुना ही होगा, उस तरीके का इफेक्ट आएगा. बिजनेस आइडियाज़ और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जिनमें बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर पाएंगे. प्लस इन इंडिया स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क हैज़ बीन सेट अप विद एन एम टू स्ट्रेंथन द सपोर्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू होलिस्टिकली बिल्ड देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम्स. अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम के अंडर. आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई ना कोई स्टार्टअप आइडिया है, एक अच्छा आइडिया है. The thing is that the startup must be recognized by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, जिसको कि DPIIT के नाम से भी जाना जाता है. It must have incorporated not more than 2 years ago at the time of application, यानी कि ये बिल्कुल ही आपका जो प्रभास आपकी जो स्कीम थी और प्रथम आपकी जो स्कीम है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है इन दी सोसाइटी क्लासेस, उसी तरीके से
आप किसी पेरेंट कंपनी से जुड़े हुए सिस्टर कंपनी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट 2 साल पहले से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टार्टअप्स क्रिएटिंग इनोवेटिव सोल्यूशन इन सेक्टर सच एज सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात करें, वाटर मैनेजमेंट से जो रिलेटेड हों, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, या जैसे कि आपका डेबिट क्रेडिट फैसिलिटीज़ या डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़ इस तरीके का, यानी कि एजुकेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, मोबिलिटी, डिफेंस, space, oil and gas, textiles, railways, even in edtech, etc. Now the question is who all are eligible for this scheme? ये अगर हम इसके बारे में और बात करें, plus the startup should not have received more than 10 lakh of monetary support under any other center or state government scheme. ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओवरलैप कर जाएं स्कीम्स को, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इवन दिस काइंड ऑफ स्कीम, सीड फंडिंग स्कीम्स, दो नॉट बाय दिस नेम, काफ़ी स्टेट्स ने, स्पेशली उत्तर प्रदेश की हम बात करें या इवन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, इस तरीके की स्कीम्स हैं जहाँ पर सीड फंडिंग डायरेक्टली नहीं दी जाती है, बट इट इज़ इन वन फॉर्म और दी अदर प्रोवाइडेड लाइक इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ऐसे केस में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट उस दूसरी स्कीम से अवेल किया हुआ है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। Also, the shareholding by Indian promoters in the startup should be at least 51% at the time of the application of the incubator for the scheme. Now, the most important thing is the Expert Advisory Committee, which is also known as the EAC under this scheme. DPIIT shall constitute an expert advisory committee that will be responsible for the overall execution and monitoring of the startup इंडिया सीड फंड स्कीम, दैट यू शुड रिमेंबर। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की जगह और किसी कमेटी का नाम दे दिया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर द स्कीम ओनली एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी विल बी देयर दैट विल इवेल्युएट एंड सिलेक्ट इंक्यूबेटर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीड फंड्स। कहाँ पर आपको सीड फंड से अलॉट करना है, प्रोग्रेस किस तरीके से स्टार्टअप्स की हो रही है, ऐसा ना हो कि केवल फंडिंग पहुंच जाए और प्रोग्रेस नहीं होगी तो उसका कोई ग्राउंड लेवल पर उसका कोई भी प्रॉफिट या गेन नहीं आएगा उससे। प्लस ऑल्सो टेकिंग द नेसेसरी मेजर्स जिससे कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नेसेसरी तरीके से, अच्छे तरीके से, एफिशिएंट मैनर में हो पाए, बिकॉज फंड्स के यूटिलाइजेशन ऑल्सो इज़ ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव पॉइंट जो कि हमें देखने को मिलता है एज फार एज द स्टार्टअप कल्चर इज कंसर्न्ड इन इंडिया। Now the question is that the expert advisory committee under this scheme, इसके अंदर कौन कौन आते हैं। Members from different departments shall be appointed in EAC, जिसमें कि पहला है आपके चेयरमैन, फाइनेंशियल एडवाइज़र, DPIIT के कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, वन एडिशनल सेक्रेटरी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। ऑल्सो द वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Council of Agriculture Research and Niti Aayog. Now the question is why one representative each from all these departments? The thing is, अगर आप स्टार्टअप कल्चर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, फंडिंग को मॉनिटर करना और डिसबर्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस स्कीम विल बी फंडिंग, और इसमें प्रेफरेंस उनको ज़्यादा दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक या इवन एडिटेक से जुड़े हुए हैं। सो ये बहुत बड़ा एक नेसेसिटी हो जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स भी ऐसे हों जो कि इसके बारे में जानते हों, जिनका इसमें पूरा का पूरा प्रॉपर नॉलेज हो। And also at least 3 expert members nominated by Secretary, DPIIT from the startup ecosystem, investors also, and experts in the domain of research and development. Because one of the biggest problem in the startup culture is कि research and development पर हम ध्यान नहीं देते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से भी रिलेटेड और कमर्शलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से भी रिलेटेड एक्सपर्ट्स को एटलीस्ट 3 एक्सपर्ट मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा बाय द सेक्रेटरी ऑफ DPIIT। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, ये आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, दैट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यू शुड रिमेंबर दैट। एंड दिस डिपार्टमेंट वॉज अर्लियर कॉल्ड एज दी DIPP, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको बदलकर DPIIT के नाम से कर दिया गया इन जनवरी 2019। In 2018, matters related to e-commerce were transferred to the department, and in 2019, the department was given charge for matters related to internal trade, welfare of traders and their employees and startups. इसमें स्पेशली आपका जो e-commerce जो कंपनीज हैं, लाइक योर फ्लिपकार्ट, योर अमेजोन, इवन स्मॉल सेलर्स जो कि ई-कॉमर्स पर काम करते हैं, ई-कॉमर्स कंपनी, दे ऑल आर डायरेक्टली
or indirectly monitored by this department. The role of DBIIT is to promote and accelerate industrial development of the country by facilitating investments in new and upcoming technology. फिर चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, एंड सपोर्ट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. DBIIT की काफ़ी मेजर एंगेजमेंट्स भी रही हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, इन्वेस्ट इंडिया इनिशिएटिव हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का इनिशिएटिव हो, प्लस ऑल्सो द BRAP रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, जिसको कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है. इफ़ यू आर एबल टू फाइंड एनी ऑफ दिस एंगेजमेंट्स, एनी ऑफ दिस स्कीम्स इन योर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि इन्हें मॉनिटर कर रहा है, जो इनकी एंगेजमेंट्स को चेक कर रहा है ऑन अ बिगर बेसिस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज़ द राइट आंसर. वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ यानी कि DBIIT का पुराना नाम भी दिया जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज द नेम वॉज चेंज्ड इन January 2019. Now also there are related government initiatives like Startup Innovation Challenges. It is a fantastic opportunity for any startup to leverage their networking and fundraising effort. इसमें दो सीड फंडिंग की बात से ज़्यादा सपोर्ट और मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ज़्यादा बात की जाती है. प्लस ऑल्सो देयर आर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, जिसमें कि ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने हर चीज़ से, हर डिफ़िकल्टी से लड़कर अपना स्टार्टअप अच्छे से करा और उनका स्टार्टअप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करा है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, उनको रिकॉग्नाइज भी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, जो कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स करते हैं. ऑल्सो ranking of states on support to startup ecosystem. It is an evolved evaluation tool aimed to strengthen the support of states and union territories to holistically build their startup ecosystem. Also there is Praram, which I also told you earlier. This summit aims to provide a platform to the startup and young minds, especially young minds from around the world, to come up with new ideas. Also there is the Shanghai Corporation Organization स्टार्टअप फोरम, जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2020 में, टू डेवलप एंड इम्प्रूव स्टार्टअप इकोसिस्टम. देखिए इन तमाम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में, चाहे वो अवार्ड फंक्शंस हो, चाहे वो आपका इनोवेशन चैलेंजेस के ऊपर सेमिनार्स हो, मीटिंग्स हो, मीटअप्स हो, इन सभी में एक बात आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि वो किसी ना किसी तरीके से स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहते हैं. अब उसके अंदर वेराइड नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं, वेराइड नंबर ऑफ डायमेंशंस हो सकती हैं, जिसमें सीड फंडिंग भी आ सकता है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ सकता है, जिसमें मार्केट रिसर्च आ सकता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट को या फिर रिसोर्स को एलोकेट किस तरीके से किया जाए, आपका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है किसी भी सामान को बेचने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, बाय या सेल करने के लिए, वो भी आ सकता है. बहुत सारे इसमें रीज़न आ सकते हैं, बट यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर सम important government related to the startup initiatives by the government. Now this was all for today. Please like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.